यह वीडियो गुजराती क्लास 10 चैप्टर 10 नथी की है, जो एक टुकी वार्ता है जिसके लेखक मोहम्मद वलीभाई मांकड़ है, जिनका जन्म सौराष्ट्र के पड़ियाद गांव में हुआ था। उन्होंने गुजराती साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी थीं। कायर, वंचिता, माटी की चादर, धुंध, अश्वदौड़, खेल उनकी उल्लेखनीय उपन्यास हैं। नथी, शबनम के मोती, बात बात में उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। कैलिडोस्कोप भाग 1 से 4, सुख मतलब, हम इंसान, उजास आदि में उनकी प्रेरणादायक कहानियां हैं। यह कहानी मां के निःस्वार्थ प्रेम और पुत्र की उपेक्षा और अनदेखी की है। मानव संबंधों में कैसी कैसी उलझनें पैदा होती हैं। हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मां दोबारा नहीं मिल सकती। इस करुणा को लेखक ने प्रभावी ढंग से बताया है। कहानी में मां कभी नाराज नहीं होती। यह वाक्य हर बार नए संदर्भ में प्रस्तुत होता है। पुत्र की गलतियों को हमेशा माफ करने वाली मां अंत में पैसे, घर, सब कुछ कांति को दे जाती है। लेकिन अब उस घर में मां नहीं है। इस कमी का एहसास कांति को मां के चले जाने के बाद होता है। यह कहानी संतान की बेरुखी को उजागर करती है। यह कहानी मां के महत्व और संतान की तुच्छता को अच्छे तरीके से उभारती है। कहानी की शुरुआत होती है। कांति अपनी गली के मोड़ पर पहुंचता है। उसके पैर भारी होने लगे थे। गली जानी पहचानी थी, फिर भी आज उसे अपनी गली अनजानी लग रही थी। कांति कई सालों के बाद अपने घर वापस आया था। उसने एक नजर से गली के छोर तक देखा। गली में बच्चे खेल रहे थे। उसके पैर नहीं बढ़ रहे थे। उसका सिर मानो भारी होने लगा था। वह कुछ कदम आगे चला। अचानक कहीं से एक पत्थर पानी के गड्ढे में गिरा। उसके कपड़ों पर पानी की छींटें पड़ी। पीछे से एक औरत की आवाज आई, मेरे भाई, ऐसी छींटें पड़ती रहेगी? कांति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन औरत जिस बच्चे को डांट रही थी वह थोड़ा नंगे पुंगे हालत में था। कांति ने लड़के की ओर देखा। लड़का कांति की ओर थोड़ा डर से देख रहा था। कांति ने सोचा, यह किसका बेटा होगा? लालजी मोची का, या पुरुषोत्तम बढ़ई का, या दर्जी का? कांति ने सोचा, या हो सकता है कि गली में कोई नया रहने आया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर लालजी मोची के बेटे का भी इतना बड़ा लड़का हो सकता है। भारी पैर का वजन उठाकर वह चलने लगा। आखिरकार कांति घर आ गया। घर गली के बीच में था। आज गली बहुत लंबी लग रही थी। जब कांति छोटा था तब भी उसे गली बहुत लंबी लगती थी। भगवान कोल्डिंग हाउस से जब वह मां के लिए बर्फ लेकर दौड़ते दौड़ते घर आता तो मां उसे डांटती और कहती, कांति, तू बर्फ का टुकड़ा लाया है या पिघला हुआ बर्फ का पानी? आज भी वो गली उसे उतनी ही लंबी लग रही थी। कांति ने जब घर खोला, उसने अपने बैग को धीरे से नीचे रखा और दरवाजे को हाथ से धक्का दिया। तब ऐसा लगा जैसे हाथ भारी हो गया हो। हाथ का वजन महसूस होने लगा। हाथ, पैर, सिर, पूरा शरीर भारी भारी हो गया था। उसे ऐसा लगा कि मां सामने ओसारे के किनारे खड़ी है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। कांति को लगा कि मां उसके शरीर से सारा भार ले लेती तो कितना अच्छा होता। कांति जब भी घर आता था तो मां उसका सारा दुख ले लेती थी। उसके हाथ से बैग ले लेती। दो चार ऐसे शब्द बोलती कि कांति का सारा बोझ उतर जाता। कांति ओसारे के किनारे पहुंचा। शरीर मानो पिघल रहा था। एक हाथ में बैग थी, दूसरे हाथ में 2 थैले थे। बैग और थैले ओसारे के किनारे रखकर कांति पास में बैठ गया। काफी देर तक कांति वहीं बैठा रहा। घर पुराना था, धूल भरा था, बड़ा आंगन था। बाईं ओर मिट्टी की दीवार थी, दाईं ओर की दीवार गिर चुकी थी। इसी घर में कांति का जन्म हुआ था। इसी आंगन में उसने चलना सीखा था। ओसारे से मिट्टी की गोलियां निकालकर खेलता था। तब मां रसोई में होती थी। उसे लगा आज भी ऐसा ही हो, शायद आज भी मां रसोई में हो। वह अभी कुछ देर बाद उसके लिए पानी लेकर आएगी। एक पल के लिए कांति को लगा, मां गुस्सा तो नहीं हो गई है? उसने सोचा, नहीं नहीं, उसे गुस्सा नहीं चढ़ा होगा, और अगर चढ़ा भी होगा तो तुरंत उतर गया होगा। मां को अक्सर गुस्सा आ जाता था, लेकिन फिर तुरंत उतर जाता था। उसे याद आया कि जब वह करीबन 10 या 11 साल का था और वह पत्थर से निशाना साध रहा था। वह बहुत ही नौसिखिया था। बा बर्तन धो रही थी। पत्थर जाकर उसके पास गिरा। बा गुस्से में बोली, अभी लग जाता। पूरा दिन तुझे शरारत के सिवा और कुछ नहीं सूझता क्या? लेकिन मां ने बोलना पूरा किया नहीं कि दूसरा पत्थर कांति के हाथ से गलती से छूट गया।
पत्थर जाकर बा की आंख के पास जा लगी। बा के मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसने आंख पर अपना हाथ रख लिया। ओटले पर पड़ोस की कंचन मासी बैठी थीं। वे दौड़कर बा के पास आईं। आंख के पास से खून बह रहा था। कंचन मासी बोल पड़ीं, अरे अरे, आंख फूट गई क्या? खून से सना बा का चेहरा कंचन मासी के शब्द के डर से कांति घर से भाग खड़ा हुआ। वह हरजीवन मिस्त्री की दुकान के पीछे छिपकर उदासी से बैठ गया। धीरे धीरे वहां अंधेरा हो गया। बहुत देर बाद उसका बड़ा भाई हिम्मत उसे ढूंढते ढूंढते हरजीवन मिस्त्री की दुकान के पास पहुंच गया। बड़ा भाई उसे समझाते हुए घर ले गया। उसने कांति से कहा, बा की आंखों को कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो बा से कहा, तू चिंता मत कर, कांति खुद थककर घर आ जाएगा। तू बेकार की चिंता कर रही है। लेकिन बा ने एक ही बात पकड़ रखी है, कांति को घर लाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तभी से कांति को यकीन हो गया। बा नाराज तो होती है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत जल्दी उतर जाता है। पर आज सब कुछ बदल गया था। दुख के धुंधले बादल चारों ओर फैल रहे थे। कांति मन ही मन सोच रहा था, सबको गुस्सा आ सकता है, पर बा को गुस्सा चढ़ता ही नहीं था, और अगर चढ़ता भी तो तुरंत उतर जाता था। कांति को याद आया कि जब वह अहमदाबाद से घर आता, पड़ोसियों में सबसे पहले कंचन मासी आ जाती और कहती, क्यों पार्वती बेन, कांति आ गया ना? तुम बेकार में ही उसकी चिंता करती रहती हो। और कांति से पूछती, और कांति सब ठीक है ना? रमा की तबीयत तो ठीक है ना? तुम अपनी बा को समय समय पर खत लिखते रहना, बेचारी तुम्हारी याद में आधी हो जाती है। पूरे दिन मेहनत कर करके थक जाती है, जरा मां का समाचार भी ले लिया करो। कुछ देर बाद कांति ने फिर से अपने आप को आईने में देखा और खुद से बातें करने लगा, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैं जवान नहीं रहा, 45 पार कर चुका हूं। उसे पड़ोस के कुछ बच्चे बाहर से झांक रहे थे। उस बच्चों की उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। वैसे उसके बड़े भाई हिम्मत और कांति के उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था। और जब हम दोनों छोटे थे, तब मां हम दोनों के लिए दर्जी से एक ही माप की चड्डियां सिलवाती थीं। फिर जब उनकी चड्डियां छोटी हो जाती तो दोनों आपस में झगड़ते थे। बा कहती, तुम लोग जल्दी बड़े हो जाते हो, इसमें दर्जी का क्या कसूर? बा कुछ भी बोलती थी, नई चड्डी और बड़े होने में क्या तालमेल? कई बार हमें बा से सच कह देने का मन होता था, तू दर्जी को पूरा कपड़ा नहीं देती और ऊपर से हमारा कसूर निकालती है। लेकिन बाई को इससे शायद बुरा लगता, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। बा अकेली ही हमारा पालन पोषण करती। वह पूरे दिन हमारे लिए खटती थी। उसकी स्थिति बहुत खराब थी। बा को किसी चीज का बुरा न लगे, इसलिए हम भी उससे कुछ नहीं कहते। मां कभी बाहर से कभी आती तो हमेशा बड़े भाई को ही आवाज लगाती, और कहीं जाना भी होता तो वह बड़े को साथ चलने के लिए कहती थी, जो कांति को अच्छा नहीं लगता था। दोनों भाई लगभग एक जैसे थे। फिर भी मां बड़े को ही बुलाती। कंचन मासी भी कभी कभी मां से कहती, पार्वती बेन, छोटे को कभी बुला लिया करो और उसे अपने साथ ले जाया करो। कांति के मन में ये सब बातें सालों तक गूंजते रहे। उसके मन में यह घर कर गया था, मां बड़े को ज्यादा दुलार करती है और मेरे साथ अन्याय करती है। पर उसकी मां ने उसके बाद एक नया रास्ता निकाल लिया था। वह दोनों बच्चों को अपनी दोनों बाहों में उठाकर साथ लेकर जाती। भले वह थक जाती, हांफने लगती, लेकिन अपने दोनों बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। फिर भी कांति को तो ये भी कम ही लगता था। मां जब कभी भी बच्चों को डांटती तो अलग अलग कमरों में ले जाकर डांटती, ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। पर कांति को तो लगता कि उसकी मां केवल उसे ही डांटती रहती है। वह बड़े को कुछ नहीं बोलती। उसे हमेशा लगता कि मां तो केवल बड़े को लाड प्यार करती है। उसकी नजर फिर से गली के बच्चों पर पड़ी, जो लगातार कांति को देखे जा रहा था। कांति ने गुस्से से बच्चों की तरफ देखा और कहा, अरे क्या देख रहे हो? मेरे बाल सफेद हो गए हैं, यही देख रहे हो ना? ये बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए ही तो तू इन गलियों में खड़े हो। नहीं तो मेरी एक आवाज पड़ती थी तो गली के सारे बच्चे अपने घरों में घुस जाते थे। जा, तेरे कोई बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे जाकर पूछ। भगत की दुकान से जब मैं पान खाकर निकलता तो गली के सारे बच्चे मुझे देखते ही रफू चक्कर हो जाते। यार, वो दिन भी अलग थे। अब तो बाल सफेद हो गए हैं। मेरी पत्नी रमा अक्सर कहा करती थी, अब तुम 40 के हो गए, अब तुम 42 के हो गए, अब तुम 45 के हो गए। कांति की उम्र का हिसाब वह अच्छी तरह रखती थी। आधी जिंदगी हम दोनों की बीत गई। हम दोनों के बाल सफेद होने लगे हैं। हम दोनों जिंदगी का कोई मजा भी नहीं लिया।
और तेरी माँ बुढ़िया बड़े भाई को पकड़कर बैठी है, उसके हाथों से तो पैसे निकलते ही नहीं। कांति रमा से कहता कि माँ के पास पैसे कहाँ से आएंगे? विधवा औरत ने किस तरह 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, शादी कराई, उसके पास कुछ बचा ही नहीं होगा। और मान लो कि उसके पास पैसे होते भी तो भी वो हमारे लिए नहीं होते। यदि हमें जिंदगी का मजा लेना है तो हमें खुद कमाना होगा। लेकिन रमा के साथ बहस नहीं हो सकती थी। रमा के पास एक अजीब सा हिसाब था। शादी के बाद अगले ही साल ही कांति और रमा गांव छोड़कर अहमदाबाद चले गए थे। बड़ा भाई उस समय मां के साथ रहता था। कांति उस समय मिल में नौकरी करता था और कांति हर महीने मां को पैसे भेजता था। यह उसकी जिम्मेदारी थी। ऐसने मुश्किल से 2 साल तक पैसे भेजे होंगे, फिर मिल की नौकरी छूट गई और मां से मन भी दूर हो गया। गाय के बछड़े को अपने पास बुलाने जैसा ही रमा ने कांति को अपने पास ही समेट लिया था। लेकिन जिंदगी के वे 2 साल जब कांति ने मां को पैसे भेजे थे, उसका हिसाब रमा के पास अजीबो गरीब था। वह कहती थी कि हमने इतने सालों से जो पैसे भेजे, इसलिए ही बुढ़िया ने इतनी बचत कर ली, वरना उसके पास था ही क्या? कांति को मां से हिसाब लेने का मन होता भी, पर वो सोचता कि 2 साल से तो हमने भी पैसे नहीं भेजे, तो मैं मां से हिसाब लूं तो लूं कैसे? लेकिन रमा की बातें बिल्कुल ही अलग थीं। वह कहती थी, हमने जो पैसे भेजे उनमें बुढ़िया किसी तरह काम चला लेती होगी और अपनी कमाई का सब कुछ बचा लेती थी। वह कोई कम होशियार नहीं थी। अचार, पापड़, गद्दे, तकिए, कढ़ाई, सिलाई बहुत कुछ जानती थी। उसकी कमाई बहुत अच्छी थी, इसलिए तो बड़ा भाई उसके साथ रहता और मजे से खाता था। नहीं तो बड़े भाई ने कब एक पैसा कमाया है? रमा की बातें धीरे धीरे कांति को सच लगने लगीं। बड़े भाई के प्रति उसे बचपन से ही ईर्ष्या थी। धीरे धीरे उससे नफरत और घृणा की भावना पैदा हो गई। उसने रमा से कहा, बड़ा तो ऐसा ही है। और एक दिन उसने मां से कह दिया था, अगर तू बड़े को अपने साथ रखना चाहती है तो फिर से मैं तुझे एक पैसा नहीं भेजूंगा। मैं कमाई करूं और वो मेरे पैसे खर्च करे, ऐसा नहीं चलेगा। यह सुनकर एक बार मां की आंखों में आंसू आ गए थे। बड़ा मेरे साथ रहता है या मैं उसके साथ रहती हूं? बोलते समय थोड़ी तो समझदारी रख। बड़े भाई की पत्नी और उसके बच्चे मेरी सेवा करते हैं। तुझे और तेरी पत्नी को कुछ भी करना नहीं पड़ता है और ऊपर से जो मेरी सेवा करता है उसे करने भी नहीं देना है। तू कमाता है और 2 पैसे भेजता है, उसमें इतना घमंड? जा, अब से मुझे पैसे मत भेजना। तेरा पैसा आज से मेरे लिए हराम है। बोलते बोलते मां रो पड़ी और रोते रोते रसोई में चली गई। कांति को कुछ दिन तक तो चैन नहीं मिला, लेकिन बाद में रमा ने मरहम पट्टी करके सब ठीक कर दिया। उस घटना के बाद कांति का अहमदाबाद से गांव आना जाना कम हो गया और फिर पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि बाद में मां के साथ कुछ समय तक तालमेल बैठा था और कभी कभी वह पैसे भी भेजता था। 1-2 बार बड़े भाई के साथ झगड़ा भी हुआ था, लेकिन फिर गांव में उसका आना जाना लगभग बंद हो गया। पिछले कुछ वर्षों से बा गांव में अकेली रहती थी। बड़ा भाई राजकोट में नौकरी करने चला गया। बा भी कुछ दिन उसके साथ रहने गई, लेकिन शहर में बा का मन नहीं लगा, इसलिए वापस गांव चली आई थी। बड़ा भाई 2-3 बार अहमदाबाद आया और झगड़ा करके चला जाता। बड़े भाई ने एक बार गुस्से में आकर रमा को फटकार लगाई। बड़े भाई ने रमा से कहा, अरे तुम लोग घर की जिम्मेदारी भी नहीं समझते। तो रमा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि बड़े भाई से कह दो, अगर इतना मां के लिए इतनी ही ममता है तो मां को कांवर में बिठाकर यात्रा करवा दे। यहां क्या बार बार झगड़ने चला आता है? लेकिन कांति किसी से कुछ कह नहीं पाता। कहने का मन तो बहुत करता, लेकिन किससे कहे? बा कभी कभी कंचन मासी से पत्र लिखवाती थी कि कांति, तू पैसे कमाता है तो तुझे कुछ घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बड़ा भाई अब जिम्मेदार आदमी हो गया है, उसके भी बीबी बच्चे हैं, वह कैसे घर चला सकता है? रमा पत्र पढ़कर तुरंत कहती, तुम्हारी बा मुझे बांझ कहती है। बुढ़िया के कहने का मतलब समझे तुम? हमारा कोई बच्चा नहीं है। हम इतने पैसे कमा रहे हो, वो किसके लिए? आखिर में सब कुछ बड़े भाई के बच्चों को ही जाना है, इसलिए अभी से समझ लो। लेकिन मैं 1 पैसा भी बड़े भाई के बच्चों को नहीं देने वाली। चाहे मेरा बच्चा ना हो, चाहे मैं बांझ ही क्यों ना होऊं, दान धर्म कर दूंगी, नदी में फेंक दूंगी, लेकिन उसे कुछ फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। देखो इस डोशी के शब्द, कैसे शब्द लिखती है।
एक दिन कंचन मासी का पत्र आया। कांति, पार्वतीबाई बहुत बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, तुझे याद करती हैं, जल्दी आ जाओ बेटा और मां से एक बार मिल लो। पत्र पढ़कर रमा ने झगड़ा शुरू कर दिया। सब झूठ है, ये सब पैसे ऐंठने का धंधा है। या तो उसे अहमदाबाद आना होगा इलाज करवाने, लेकिन मेरी तबीयत का यहां ठिकाना नहीं है, तो उसका बोझ मैं कैसे उठाऊं। कांति को मां के पास जाना था, लेकिन उसी शाम रमा के पेट में दर्द हुआ। रात को उल्टी हुई, रमा बीमार पड़ गई। कांति बा के पास नहीं जा सका। कंचन मासी का दूसरा पत्र आया। उन्होंने वही बातें वापस लिखी। फिर भी कांति बा के पास नहीं जा सका। कुछ दिन बाद कंचन मासी खुद अहमदाबाद आईं। उनके साथ उनके पति भी थे। कांति से उन्होंने नम आंखों से कहा, अब तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं रही। पार्वती बाई ने यह पोटली तुम्हें सौंपने को कहा था, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूं। घर की जो भी थोड़ी बहुत गृहस्थी थी, बर्तन कूकर बड़े भाई को दे दिए हैं और तुम्हें घर सौंपने को कहा है। इस पोटली में जेवर, पैसे जो भी हैं, हमने खोलकर नहीं देखा। ये सब अब तुम्हारा है। ये सब कहते हुए कंचन मासी के आंखों में आंसू आ गए। कांति चुप था। कंचन मासी और उनके पति ने कांति को पोटली सौंपी और दरवाजे से ही चले गए। कांति उनसे चाय पानी तक नहीं पूछ सका, कुछ भी नहीं कह सका। उस समय रमा बीमार थी, खाट पर पड़ी थी। उसने कहा, इस तरह कोई इतना सारा धन दूसरों को सौंपता है क्या? डोशी जैसी मूर्ख दुनिया भर में कोई नहीं होगी। पोटली में कोई पैसे और जेवर रखता है, उसमें से कुछ भी निकालने में कंचन मासी और उनके पति को कितना वक्त लगता। कांति ने कहा, तुम कंचन मासी के खुददारी को नहीं जानती रमा। लेकिन रमा तो कांति को उसकी 7 पीढ़ियों की पहचान बता रही थी। घर की सारी गृहस्थी बड़े भाई को सौंप दी। देखा ना तुम्हारी डोशी का फरेब। कांति ने नीचे देखा और पोटली खोली। उसमें पैसे थे। वो पैसे उसे सही वक्त पर काम आए। रमा बीमार थी। उसकी दवा के लिए कांति के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। पोटली से जितने पैसे मिले वे बिल्कुल सही वक्त पर कांति को बा ने जाते जाते भेज दिए थे। अचानक से रमा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कांति ने बा से मिले सारे पैसों को पानी की तरह बहा दिया। मां ने जाते जाते भी सबका भला किया। रमा जिस मां को लालची कहकर अक्सर कोसती रहती थी, उसी डोसी के पैसे से उसका इलाज हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। रमा की बीमारी बढ़ती गई और वह बच नहीं सकी। कांति के पास भी पैसे नहीं बचे थे। बा ने जो दिया था वह सब भी उसने रमा की बीमारी में खर्च कर दिए थे। रमा चली गई थी और वह जैसे जन्म के समय असहाय और कमजोर था, वैसे ही इस दुनिया में असहाय और कमजोर रह गया था। अब उसके सिर पर सफेदी आ गई थी। आंगन में खड़े लड़के और दरवाजे के बीच से एक और छिपी लड़की की ओर उसने फिर से देखा। तभी कंचन मासी हल्के कदमों से आंगन में दाखिल हुईं। बीमार सी लग रही थीं। आ गए बेटा? हाँफते हुए उन्होंने कहा, तबीयत ठीक है ना? और फिर रोने लगीं। कांति थोड़ा असमंजस में पड़ गया। कंचन मासी ने कहा, अब मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, ज्यादा चल फिर नहीं पाती। कांति को अचानक याद आया, अरे मासी, हमारे घर में दर्द दूर करने वाली मरहम की शीशी है। और उसने बा को पुकारा और कहा, बा, कंचन मासी को वह मरहम दे दो ना। उसने रसोई की ओर देखा। अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई। उसकी मां अब रसोई में कहाँ थीं? उसे लगा कि बा अभी कंचन मासी के लिए पानी लेकर आएगी, पर अब बा कहाँ आने वाली थी? उसकी बा तो अब जा चुकी है। मगर कांति फिर भी सोच रहा था कि बा को कभी नाराज नहीं होती, कांति पर कभी नाराज नहीं हो सकती। वह लगातार सोचे जा रहा था, इसी घर में मेरा जन्म हुआ था। जैसे किसी कमरे में पौधा पनपता है, वैसे ही इस घर में मैं बड़ा हुआ था। इस घर की दीवारों में उसकी हंसी, उसका रोना, उसकी नाराजगी, उसकी खुशी, उसकी बा का प्यार, उसकी शरारतें। कांति दीवारों की ओर देखने लगा। जैसे बादल धीरे धीरे क्षितिज में गुम हो जाते हैं, वैसे ही सब कुछ धीरे धीरे डूबता जा रहा था। बा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, घर नहीं था, खाली खंडहर था, बिना सफेदी वाली दीवारें थीं, बिना प्लास्टर का बरामदा था, आंगन था, चौड़ा बड़ा सुनसान आंगन था। बा नहीं थी, कोई नहीं था, कांति अकेला था। कंचन मासी थीं, थोड़ी दूर बैठी रो रही थीं।
कांति का मन हुआ कि दौड़कर उनकी उंगली पकड़ ले, लेकिन वह उठ नहीं सका। एक सिसकी उसके अंदर से निकल आई। उसकी मां, उसकी जननी, उसे जन्म देकर उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। वह जोर जोर से रोने लगा। इस तरह के एनिमेटेड वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।